प्रिय विद्यार्थियों, हम जो जैव प्रक्रम का 6 नंबर का चैप्टर है उसमें हमने जो पादप के बारे में पिछले अध्याय में हमने देखा था कि जो प्लांट होते हैं, पादप होते हैं, उनमें पोषण किस प्रकार से होता है। मानव के पोषण की चर्चा हम अगले अध्याय में करेंगे जिसमें पाचन तंत्र पढ़ेंगे। परीक्षा का महत्वपूर्ण टॉपिक इस बार 100% है, वो है उत्सर्जन। उत्सर्जन इसके बारे में इस बार आपके प्रश्न हैं वो 100% वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न फैक्ट के अंदर है क्लास 10th में। ध्यान रखें, इस पार्ट के अंदर आपको दो विकल्प मिलेंगे, एक अथवा में इनका प्रश्न आएगा। एक तो इस बार उत्सर्जन तंत्र के बारे में आने की संभावना है और दूसरा हम श्वसन तंत्र के बारे में जो इनमें टॉपिक है तो वो भी महत्वपूर्ण है और पढ़ेंगे पूरे टॉपिक। लेकिन महत्वपूर्ण और दमदार टॉपिक है उत्सर्जन। तो समझते हैं उत्सर्जन होता क्या है, उत्सर्जन के बारे में समझते हैं। तो उत्सर्जन एक शब्द आता है प्रिय मित्रों, आपने देखा होगा विसर्जन। जब मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है तो आप करते क्या हैं, आप क्या करते हैं कि मूर्ति जो विसर्जन होता है नदियों में, पवित्र नदी या तालाब में जाते हैं, उस मूर्ति को उसके अंदर डाल देते हैं पानी में। तो डालना यानी हम बाहर निकाल देते हैं, तो इसका मतलब वी बाहर निकालना। उत्सर्जन सेम ऐसा कुछ मिलता हुआ शब्द है। उत्सर्जन का मतलब होता है बाहर निकालना, बाहर निकालना। पहले तो हम इसके फैक्ट को समझते हैं, उत्सर्जन है क्या। चलिए, यह कंसेप्ट आपके विसर्जन की तरह उत्सर्जन समझ में आ गया होगा, बाहर निकालना। दूसरा, ऊ का मतलब प्रिय मित्रों होता है उठना। जैसे सर्दी लग रही है, आप रजाई में पूरा शरीर को ढके हुए हैं, आप उठ रहे हैं, तो आप क्या करोगे, आप रजाई से अपना मुंह बाहर निकालोगे। इसका मतलब क्या हो गया, बाहर निकालना। क्या हो जाता है, बाहर निकालना। तो लगभग आप 50% उत्सर्जन की परिभाषा समझ चुके हैं, यानी बाहर निकालना। और अपना ऊ का मतलब उड़ते समय हम रजाई से अपना मुंह बाहर निकालते हैं, ऐसा ही कुछ उत्सर्जन में होता है। और प्रिय मित्रों, उत्सर्जन में क्या होता है, हानिकारक पदार्थ। हानिकारक पदार्थ, हानिकारक पदार्थ जो होते हैं उन्हें बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो चलिए, आप समझ गए होंगे, हानिकारक पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। यह इसका सामान्य अर्थ है। तो चलिए, उत्सर्जन के बारे में हम इसकी सामान्य अर्थ और परिभाषाएं आसानी से समझते हैं कि एग्जैक्ट लॉजिक क्या है। तो यहां पर हम कह सकते हैं उत्सर्जन का अर्थ, उत्सर्जन का प्रिय मित्रों सामान्य अर्थ होता है हानिकारक, हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना, बाहर निकालना। जैसे सर्दी होती है तो सर्दी में जब कोई रजाई आके हटाता है या हम जगते हैं, उठते हैं, तो अपनी मुंडी बाहर निकालते हैं। ऐसे ही हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, यह सबसे पहले उत्सर्जन का अर्थ है। सबसे पहले इसके कंसेप्ट को समझे कि उत्सर्जन कर क्या रहा है, फिर इसकी परिभाषा। चलिए, परिभाषा समझते हैं, परिभाषा में है क्या। परिभाषा में जब भी हम अमोनिया की बात करते हैं या यूरिया की बात करें या यूरिक अम्ल की बात करें, इसमें नाइट्रोजन पाया जाता है और ये होते हैं नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ। तो हम कह सकते हैं उपापचयीय प्रक्रिया के दौरान, उपापचयीय प्रक्रिया, उपापचयीय प्रक्रिया के दौरान निर्मित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को, नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को, जो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, शरीर से बाहर निकालना, बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। क्या कहलाता है प्रिय मित्रों, उत्सर्जन कहलाता है, कहलाता है। तो यह आप थोड़ा सा ध्यान रखें
उपापचयी प्रक्रिया से नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं वो उत्सर्जन प्रक्रिया में बाहर निकाले जाते हैं। तो प्रश्न कभी आ सकता है, उत्सर्जन प्रक्रिया में किन पदार्थों को बाहर निकाला जाता है? नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकाले जाते हैं। सामान्य अर्थ में हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना, इसका सामान्य अर्थ यह है, इसकी परिभाषा इस प्रकार से है। चलिए हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण में प्रिय मित्रों यदि हम देखें तो ध्यान रखें, जलीय प्राणी, जलीय प्राणी किसका उत्सर्जन करते हैं? नंबर ए, जलीय प्राणी उत्सर्जन करते हैं अमोनिया का। किसका उत्सर्जन करते हैं प्रिय मित्रों? अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। ध्यान रखें, 1 ग्राम अमोनिया के उत्सर्जन के लिए 400 ml की जल की आवश्यकता होती है, बहुत अधिक जल की आवश्यकता होती है। और ऐसा जल जो मात्रा है वो केवल जलीय प्राणियों को ही उपलब्ध हो पाता है, इसलिए जलीय प्राणी अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं। बी विकल्प में हम देखें तो जो उभयचारी हैं, उभयचारी यानी हम कह सकते हैं ऐसा प्राणी जो जल में और थल में दोनों में रह सकता है, जैसे मेंढका यानी मेंढक। उभयचारी व यानी स्थलीय प्राणी जैसे मानव हम कह सकते हैं, ये यूरिया का उत्सर्जन करते हैं। और ध्यान रखें, 1 ग्राम यूरिया के उत्सर्जन के लिए 50 ml जल की आवश्यकता होती है। फिर यदि हम सी में बात करें तो पक्षी वर्ग आ जाता है, सरीसृप वर्ग आ जाता है, सरीसृप वर्ग आ जाता है, यानी उभयचरी, स्थलीय और जलीय। और एक कीट, जो कीट आते हैं ये करते हैं प्रिय मित्रों यूरिक अम्ल का। किसका उत्सर्जन करते हैं? यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और ये यूरिक अम्ल क्या होता है? पतली लेई के रूप में इनके शरीर से स्त्रावित होता है। और इस यूरिक अम्ल की जो लेई होती है उसे हम बीट कहते हैं। क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। तो यह तमाम हमारे पास में नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ होते हैं और यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं इसकी परिभाषा आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए इसमें एक हमने अभी मैटर डाला है, उपापचयी प्रक्रिया क्या होती है, तो इसके बारे में समझते हैं। उपापचयी प्रक्रिया क्या होती है, एकदम आसान शब्दों में हम समझेंगे। न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज का यही उद्देश्य है, हर चीज को कॉन्सेप्ट वाइज समझाना। तो देखिए सबसे पहले प्रिय मित्रों इसको कहते हैं उपापचय। उपापचय को अंग्रेजी में कहा जाता है मेटाबॉलिज्म कहा जाता है, मेटाबॉलिज्म कहते हैं। इसके 2 भाग हैं प्रिय मित्रों। जब आप देखेंगे तो इसके 2 भाग आपको नजर आएंगे, उपचयन और अपचयन। यानी यह एज ए रेडॉक्स प्रक्रिया है, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक होता है उपचयन जिसको एनाबोलिज्म कहते हैं, एनाबोलिज्म कहा जाता है जीव विज्ञान की भाषा में। वैसे उपचयन को यानी जो होता है वो यानी ऑक्सीडेशन कहते हैं। एक अपचयन होता है प्रिय मित्रों, क्या होता है? अपचयन होता है, जिसे वैसे तो सामान्य भाषा केमिस्ट्री में इसे क्या कहा जाता है? रिडक्शन कहा जाता है, लेकिन इसमें केटाबोलिज्म कहा जाता है, केटाबोलिज्म। तो देखिए इन नाम में ही इसके अर्थ छुपे हैं। पहले आप इन 2 नामों को पकड़े। एना, ए छोटा होता है, एन बड़ा होता है। क्या होता है? ए छोटा होता है और एन बड़ा होता है। तो हम यहां पे कह सकते हैं जब कोई छोटा पदार्थ, छोटा अणु किस में बदलता है? बड़े अणु में बदलता है, बड़े अणु में बदलता है, तो इसे प्रिय मित्रों क्या कहा जाता है? उपचयन कहा जाता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं जैसे फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया है, प्रकाश संश्लेषण है, वो पादपों में उपचयन कहलाती है। क्योंकि इसमें क्या होता है प्रिय मित्रों? CO2 प्लस H2O यह मिलकर किसका निर्माण करते हैं? C6H12O6 यानी भोजन का निर्माण करते हैं। तो यह एनाबोलिज्म प्रक्रिया है। ए छोटा है और एन बड़ा आता है, तो जब कोई छोटा अणु मिलकर बड़े अणु का निर्माण करेगा उसे एनाबोलिज्म प्रक्रिया कहा जाता है। चलिए अब हम इसके अंदर अपचयन में देखते हैं। देखिए सी बड़ा है, ए छोटा है, सी बड़ा ए छोटा, तो हम कह सकते हैं जब बड़ा अणु प्रिय मित्रों, बड़ा अणु किस में बदल जाता है? छोटे अणु में बदल जाता है।
छोटे अणु में बदल जाता है, तो यहां पे हम कह सकते हैं ये कहलाता है अपचयन। और अपचयन में हमने कहा जब किसी भोजन का पाचन होता है, क्या होता है, पाचन होता है, तो जटिल कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, सरल कार्बोहाइड्रेट में बदलते हैं, और प्रोटीन है वो एमिनो अम्लों में बदलते हैं, और वसा अम्ल है वो ग्लिसरॉल, वह जो वसा है वो ग्लिसरॉल वह वसा अम्ल में बदलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये कैटाबोलिज्म प्रक्रिया कहलाती है। और हमारे जो उत्सर्जी पदार्थ होते हैं वो उपापचय प्रक्रिया के द्वारा निर्मित होते हैं, और उपापचय प्रक्रिया के द्वारा निर्मित नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालना ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं उत्सर्जन की परिभाषा आपके दिमाग में आसानी से घर कर गई होगी। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक को लेते हैं, उत्सर्जन तंत्र। यानी उत्सर्जन तंत्र क्या होते हैं, उत्सर्जन तंत्र। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है उत्सर्जन तंत्र। देखिए उत्सर्जन तंत्र क्या होता है, यहां पर रटने की जरूरत नहीं है। तंत्र का मतलब होता है प्रिय मित्रों जाल। क्या होता है, जाल होता है। यानी छोटी छोटी शाखाएं जब मिलकर बहुत बड़ी, जैसे ये अंगुलियां हैं और ये अंगुलियां ऐसे आपस में जुड़ जाती है तो जाल रूपी संरचना का निर्माण करती है। तो यानी हम क्या कहेंगे, तंत्र का मतलब कहेंगे कि उत्सर्जन में काम आने वाले अंग जब आपस में मिलकर बहुत बड़े तंत्र का, जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र में कौन भाग लेंगे, उत्सर्जन अंग भाग लेंगे। तो चलिए यहां पर हम कह सकते हैं कि उत्सर्जन में भाग लेने वाले अंग मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं, जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उन्हें उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, यह ध्यान रखें, उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। उत्सर्जन तंत्र कहलाता है, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं है। उत्सर्जन अंग से मिलेगा, उत्सर्जन तंत्र बनता है। और हम यहां पे कहेंगे मानव में उत्सर्जन तंत्र, मानव में उत्सर्जन तंत्र के भाग, मानव में उत्सर्जन तंत्र के भाग क्या क्या होते हैं, चलिए इनके बारे में देखते हैं। नंबर 1 इसमें आता है वृक्क। क्या आता है, वृक्क आता है, जिसे अंग्रेजी में किडनी कहा जाता है, यानी हम कह सकते हैं इसको किडनी। और यह मित्रों ध्यान रखें, यह संख्या में जो होती है वो 2 होती है, संख्या इसकी 2 होती है। नंबर 2 मूत्रवाहिनी, मूत्रवाहिनी भी यूरेटर जो होती है वो भी संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। नंबर 3 हम कहें तो मूत्राशय, मूत्राशय जिसे यूरिनरी ब्लैडर कहा जाता है, यह संख्या में 1 होता है। इनके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। नंबर 4 होता है मूत्र द्वार, मूत्र द्वार होता है। तो इसके बारे में क्या होता है कि नर जनन व मादा जनन तंत्र में यह अलग अलग टाइप का होता है मूत्र द्वार। अब हम इनके बारे में पढ़ेंगे आगे, इनकी संरचना के बारे में। तो इनको आप एक बार लिख लें। मानव में उत्सर्जन अंग में निम्न भाग आते हैं, वृक्क आता है, मूत्रवाहिनी आती है, मूत्राशय आता है तथा मूत्र द्वार आता है। चलिए यहां पर अब हम मूत्र द्वार या मूत्र मार्ग भी इसको कह सकते हैं, मूत्र द्वार या मूत्र मार्ग। अब हम नेक्स्ट उत्सर्जन तंत्र का चित्र बनाते हैं, एकदम आसान शब्दों में हम इसका चित्र बनाएंगे। तो उत्सर्जन तंत्र का चित्र यानी इसका डायग्राम बनाते हैं, किस प्रकार से होता है। बहुत ही इजी चित्र है और इस प्रकार ध्यान रखें, इसका मानव उत्सर्जन तंत्र का चित्र पूछा जाएगा परीक्षा की दृष्टि से, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए करना क्या है, आपको यहां से पेन की नोक रखनी है और इस प्रकार से आपको घुमाते हुए, घुमाव ले जाते हुए फिर इस प्रकार से लाके छोड़ देना है। जैसे आपके पास कोई सेम का बीज है, ऐसी आकृति वृक्क की होती है।
फिर इसी प्रकार का शेप में ध्यान रखें, यहां से आपको इस प्रकार से यहां जगह बनाते हुए यहां से थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाना है, ज्यादा ऊपर ले जाना नहीं है। फिर यहां से वापस इसको घुमाव करते हुए यहां पे ले आना, यानी चलिए इसको इस प्रकार से यहां पर इस प्रकार घुमाते हुए, यह दोनों हमारे क्या बन गए, वर्कक बन गए, किडनियां बन गई। अब आगे करना क्या है, आगे इस प्रकार से एक नली आपको लानी है और यहां पे इस प्रकार घुमा देना। फिर नेक्स्ट नली इसी प्रकार से आएगी और इसको ऐसे ले लेना। इसमें इस प्रकार से संरचनाएं जो वृक्क की होती है, ये मूत्रवाहिनियां होती है। अभी हम इनका वर्णन करेंगे और विवरण लिखेंगे, तब हम इनको समझ जाएंगे। और फिर यहाँ पे यह मूत्राशय में आके खुलती है। मूत्राशय तिकोना आकार का होता है और पेशीय संरचनाएं होती है जो 700 से 800 ml मूत्र का संग्रहण कर सकता है। यहां पर पश्च महाशिराएं और पश्च महाधमनी भी आके इस वर्कक के गड्ढे वाले भाग में आके खुलती है। इसके गड्ढे वाले भाग को हाइलम कहा जाता है। यह एकदम सीधी संरचना के अंदर इस प्रकार से रहेगा, यह जो है, और यहां पर इस प्रकार की यह संरचना, ध्यान रखें इस नली को इससे टच न करा दें। फिर यहां पर इस वाले भाग से ये आके जुड़ जाती है और ये वाली जो संरचना है वो भी इस वाले भाग से आके जुड़ जाती है और यहां पर जो ये संरचना होती है वो यहां पे आके मिल जाती है। तो यह हमारे पास में मानव का उत्सर्जन तंत्र हो गया। चलिए इसका नाम लिखते हैं। यह होता है मूत्राशय। प्रिय मित्रों, इसको कहा जाता है मूत्राशय कहा जाता है, जिसे यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं। और यह होता है मूत्र मार्ग या मूत्र जो मार्ग है, यूरेथ्रा इसको कहा जाता है, मूत्र मार्ग, यूरेथ्रा अंग्रेजी में इसको कहा जाता है। और यह होती है मूत्रवाहिनियां, मूत्र वाहिनी, मूत्रवाहिनी होती है। और ये होते हैं वर्कक। क्या होते हैं? वर्कक होते हैं, जिन्हें अंग्रेजी में किडनी कहा जाता है। ध्यान रखें, यह वाली होती है पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा, महाशिरा, यह पश्च महाशिरा होती है। ये वाली होती है पृष्ठ महाशिरा, पृष्ठ महा जो धमनी है, धमनी होती है, सॉरी पृष्ठ महाधमनी होती है। ये पश्च महाशिरा होती है, ये पृष्ठ महाधमनी होती है। यह है मानव का उत्सर्जन तंत्र। चलिए अब इसके बारे में देखते हैं, ये है क्या। देखिए, वर्कक जो होते हैं वो सेव के बीज के आकार के होते हैं, जिसका बाहर वाला सिरा उभरा हुआ होता है, अंदर वाला सिरा अंदर धसा हुआ होता है, यानी बाहरी भाग तो उत्तल होता है, अंदर भाग अवतल होता है। तो इसे हम कहते हैं अवतलोतल, अवतलोतल, यानी अवतल व उत्तल। वर्कक की संरचना होती है, विज्ञान की भाषा में देखें, अवतलो उत्तल होती है। बाहर वाला भाग उत्तल होता है, अंदर वाला भाग अवतल होता है। इस अंदर वाले भाग में एक गड्ढा होता है, जिस गड्ढे को हाइमन कहा जाता है, हाइमन कहा जाता है। इस गड्ढे वाले भाग को हाइमन कहा, हाइलम कहा जाता है, हाइलम, हाइलम, इस वाले भाग को हाइलम कहते हैं। देखिए यहां पर यदि हम देखें तो हाइलम वाले भाग में दो यानी वर्कक जो ध्वनि होती है वो अंदर प्रवेश करती है, जबकि वर्कक शिरा व मूत्रवाहिनियां बाहर निकलती है हाइलम वाले भाग से। तो प्रश्न आ सकता है, वर्कक के अंदर पाए जाने वाले गड्ढे को क्या कहते हैं? अंदर वाले भाग में हाइलम कहते हैं, हाइलम कहा जाता है। और इसमें यानी वर्कक ध्वनि अंदर प्रवेश करेगी, शिरा बाहर निकलेगी और मूत्रवाहिनियां बाहर निकलेगी। फिर नेक्स्ट है मूत्रवाहिनियां मूत्राशय में आके खुलती है। और हम कहें वर्कक के पेल्विक वाले भाग से लेकर मूत्राशय वाला भाग है, मूत्राशय तक का भाग है, वो कहलाता है मूत्रवाहिनियां। और इस मूत्रवाहिनियां यह नलिका रूपी संरचना होती है। अंदर वाली भित्ति बहुत ज्यादा इनकी भित्तियां मजबूत होती है। इसमें कर्मानुकुंचन होता है, संकुचन होता है, जिसे मूत्र है वो मूत्रवाहिनी से मूत्राशय में पहुंचता है।
मूत्राशय एक तिकोनी आकार का होता है, ध्यान रखें मूत्राशय जो है वो तिकोना आकार का होता है और यह एक पेशीय संरचना है। इसमें जैसे हम जल डालते हैं, किसी गुब्बारा आपने देखा होगा उसमें जल डालने पर गुब्बारा फूल जाता है, वैसा ही यह मूत्राशय होता है, पेशीय संरचना है, इसमें जल डालने पर यह फूल जाता है और मूत्राशय है वो अधिकतम 700 से 800 ml मूत्र का संचयन कर सकता है। मूत्र संचय का कार्य करता है मूत्राशय। जैसे ही मूत्र इसमें आता है और जब यह भरी जाता है तो इस पर प्रेशर पड़ता है, यानी दबाव पड़ता है, जिससे मूत्र मार्ग की सहायता से मूत्र को बाहर निकाल दिया जाता है। मूत्र मार्ग, मूत्राशय का प्रिय मित्रों अंतिम भाग नलिका रूपी संरचना में बटा होता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। और यह ध्यान रखें जो नर होता है मानव में, उसमें यह मूत्राशय जो होता है मूत्र मार्ग, यह क्या होता है कि मलाशय के ठीक सामने स्थित होता है, जबकि जो महिलाएं होती हैं उनमें मूत्र मार्ग जो योनि है उसके ठीक ऊपर होता है, यानी योनि के ठीक ऊपर एक छिद्रनुमा संरचना के रूप में यह बाहर निकलता है। और यह मूत्र मार्ग नर में दो काम करता है। नर में क्या काम करता है, इसी मूत्र मार्ग से जब लैंगिक जनन करता है नर तो उसी समय वीर्य का स्त्रावण मादा की योनि में करता है, और दूसरा हम कहें मूत्र निष्कासन का काम भी करता है, जिसे कहा जाता है मूत्र जनन मार्ग कहा जाता है। जबकि महिलाओं में पाया जाने वाला मूत्र मार्ग केवल उत्सर्जन का कार्य करता है, केवल मूत्र को निकालने का काम करता है। तो यहां पर अब हम इनके फैक्ट के बारे में समझते हैं। यह था इनका डायग्राम। चलिए अब हम इनके एक एक संरचना के बारे में देखते हैं कि वृक्क की संरचना किस प्रकार से होती है। कल हमारा टॉपिक रहेगा नेफ्रॉन की संरचना और मूत्र निर्माण की प्रक्रिया, जिससे उत्सर्जन तंत्र पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए पहला बिंदु हम देखते हैं वृक्क। चित्र को देखते हुए आप लिखते चलेंगे, बहुत इजी लगेगा। वृक्क की क्या विशेषता होती है। वृक्क ये होते हैं गुलाबी रंग के, गुलाबी रंग के, गुलाबी रंग के, सेम के आकार के, सेम के आकार के, कशेरुक दंड के, कशेरुक दंड के दोनों ओर, दोनों ओर, दोनों ओर वक्ष गुहा में स्थित होते हैं। सबसे पहले तो यह ध्यान रखें वृक्क कहां होते हैं, वक्ष गुहा में स्थित होते हैं, में स्थित होते हैं। गुलाबी रंग के होते हैं, सेम के आकार के होते हैं, कशेरुक की दंड के दोनों ओर वक्ष गुहा में होते हैं। एक यह ध्यान रखें प्रिय मित्रों, महत्वपूर्ण लाइन है, बायां वृक्क, बायां वृक्क थोड़ा, जो बायां वृक्क है वो थोड़ा दायां वृक्क से ऊपर होता है, से ऊपर होता है, ऊपर स्थित होता है, थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर होता है। अतः वृक्क जो होते हैं, वृक्क असमान रूप से स्थित, रूप से स्थित होते हैं, स्थित होते हैं, क्योंकि बाहीं तरफ थोड़ा हृदय पाया जाता है, इस कारण थोड़ा सा बायां ववक क्या है, ऊपर होता है। अभी मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, मैंने पहले ही कहा बायां ववक को थोड़ा ऊपर बनाना, दायां ववक थोड़ा नीचे रहेगा। और अब ध्यान रखें प्रिय मित्रों, ये वाला भाग मैंने बायां लिखा था, ये वाला भाग मैंने दायां लिखा था, यानी वृक्क का ये भाग एक्चुअल में हम देखें तो ये बायां होता है या दायां होता है, लेकिन वृक्क को इस प्रकार से है, इसकी मूत्र वाहिनियां पीछे होती है, तो इसके संरचना को यदि अनुप्रस्थ काट देखें तो यह ऐसे घूम जाता है। तो देखिए ये वाला बायां भाग है, ये दायां है। जैसे ही इसके अंदर वाली भाग जो मूत्र वाहिनियां दिखाई देती है, मूत्राशय, वो इसके पीछे स्थित होता है, तो इसको पलट के दिखाया गया है, तो बायां दायां वाला भाग बन जाता है। तो ये वाला भाग बायां हो जाएगा, ये वाला भाग दायां हो जाएगा। एक ध्यान रखें आप, वृक्क जो आपने अभी चित्र में बनाया है उसके ऊपर इस प्रकार की संरचना बना ले, दोनों वृक्कों के ऊपर इस प्रकार की प्रिय मित्रों संरचना बना ले, यानी ये संरचना ये कहलाती है अधिवृक्क ग्रंथि कहलाती है। अधिवृक्क जो है
ग्रंथि कहलाती है। यह ध्यान रखें। यह थोड़ा वर्कक में चित्र में आप उसके ऊपर बना ले। इस प्रकार की संरचना दोनों वर्कों के ऊपर सेम बनेगी, कुछ नहीं है। मान लीजिए यह आपने इस प्रकार से अभी मैंने बताया था वर्कक बनाया है, तो इसके ऊपर इस प्रकार की संरचना बनाकर हल्का सा इसमें कलर भर दें तो यह हो जाएगी अधिवर्कक ग्रंथि हो जाएगी। अब हम बात करते हैं वर्कक के नेक्स्ट बिंदु के बारे में, यानी वर्कक के ऊपर अधिवर्कक ग्रंथियां पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाएगा, वर्कक के अंदर अधिवर्कक ग्रंथि पाई जाती है, पाई जाती है। फिर हम कहेंगे वर्कक का बाहरी भाग, वर्कक का बाहरी भाग उत्तल तथा अंदर वाला भाग अवतल होता है, अवतल होता है। बाहरी भाग उत्तल और अंदर वाला भाग अवतल होता है। और वर्कक के अंदर क्या होते हैं, वर्टेनी के ववक स्तंभ भी पाए जाते हैं और इसमें पिरामिड भी पाए जाते हैं। बाहर वाले भाग को कोर्टेक्स कहते हैं, अंदर वाले भाग को मेडुला कहते हैं। अधिक जानकारी यदि वर्कक के बारे में चाहिए उच्च कक्षा में, तो न्यू कंसेप्ट क्लासेज पूरा उत्सर्जन का वीडियो 12th लेवल का बनाएगा। यह अभी हमारे 10th लेवल का वीडियो है जिसमें कुछ सामान्य जानकारी वर्कक के बारे में दी गई है। तो ध्यान रखें, वर्कक का बाहरी भाग उत्तल, अंदर वाला भाग अवतल होता है। नेक्स्ट बिंदु में हम क्या लिखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो आप इस पॉइंट के रूप में लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट लाइन हम लिखते हैं, अवतल भाग में एक गड्ढे नुमा संरचना होती है, गड्ढे नुमा संरचना होती है, जिसे हाइमन कहते हैं। इस भाग में वर्कक धमनी प्रवेश करती है, जबकि वर्कक शिरा व मूत्रवाहिनी बाहर निकलती है। यह थोड़ा सा का आप ध्यान रखें, कौन प्रवेश करती है, कौन बाहर निकलती है। जैसे हमारे पास में यह वर्कक है, इसमें 3 नलियां आप ध्यान रखना, 1, 2 और ये 3। एक जो अंदर की तरफ रक्त को ले जाएगी वो वाला भाग कहलाएगा वर्कक धमनी, बाहर निकलने वाला जो है वो कहलाएगी वर्कक शिरा, और जो मूत्र को लेके आएगी वो कहलाती है मूत्रवाहिनी कहलाती है। और जो मूत्र का निर्माण होता है वो वर्कक के अंदर होता है। किसके अंदर होता है, वर्कक के अंदर होता है। तो यह थे फैक्ट वर्कक के बारे में। नोट लगा के हम लाइन लिख सकते हैं, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य वर्कक करता है। ध्यान रखें, रक्त के शुद्धिकरण का कार्य वर्कक करता है तथा मूत्र का निर्माण वर्कक में होता है। तो यहां पर थोड़ा सा कि यह वर्कक के 2 कार्य भी हो गए, एक तो रक्त का शुद्धिकरण होता है, रक्त को फिल्ट्रेट करता है, और दूसरा मूत्र का निर्माण वर्कक के अंदर होता है, जिसे आगे पढ़ेंगे नेफ्रॉन, मूत्रवाहिनियां। कल के टॉपिक में हम इसका अध्ययन करेंगे कि इसके शुद्धिकरण जो होता है वर्कक में और मूत्र का निर्माण किस प्रकार से होता है। यह प्रक्रिया पूरी की पूरी किस में होती है, प्रोसेस पूरा का पूरा किडनी में होता है। यह थी वर्कक के बारे में। चलिए 2-3 लाइनें और हैं जिनके बारे में हम मूत्रवाहिनियों के बारे में लिखते हैं। मूत्रवाहिनियां,
मूत्र वाहिनी दूसरा टॉपिक है, इसमें पॉइंट नंबर 2 है मूत्र वाहिनी, मूत्र वाहिनी, वाहिनी, मूत्र वाहिनी। देखिए यह है क्या, यह मोटी भीति वाली, मोटी भीति वाली कम व्यास की नलिका है, कम व्यास की नलिका है, कम व्यास की नलिका है, नलिका है जो जो वर्कक के पेल्विक भाग से, ध्यान रखें, पेल्विक भाग से प्रारंभ होकर मूत्राशय में खुलती है, मूत्राशय में खुलती है, मूत्राशय में खुलती है। यानी यह एक मोटी भीति वाली और कम व्यास की पतली नलिका होती है जो वर्कक के पेल्विक भाग से प्रारंभ होकर मूत्राशय में खुलती है। और फिर हम इसमें लिख सकते हैं, इसमें कर्मान कुंचन, कर्मान कुंचन, कर्मान कुंचन द्वारा, कर्मान कुंचन द्वारा मूत्र, मूत्र वर्कक से मूत्रवाहिनी द्वारा, मूत्रवाहिनी द्वारा मूत्राशय में पहुंचता है, मूत्राशय में पहुंचता है, पहुंचता है। देखिए प्रश्न इस प्रकार भी दे सकता है, मूत्रवाहिनी का काम क्या है? मूत्रवाहिनी का काम होता है वर्कक से मूत्र को मूत्राशय में लाना। यह क्या होता है? मूत्रवाहिनी का काम होता है। मूत्रवाहिनी की संख्या प्रिय मित्रों 2 होती है और पेल्विक भाग जहां से वर्कक का खत्म होता है, मैंने पहले ही बताया था, जब आप उच्च कक्षा में जाएंगे तो इस प्रकार की आपको वर्कक की क्या होगी? संरचना देखने को मिलेगी। यहां पर इस प्रकार की संरचना देखने को मिलेगी और यहां पर क्या होते हैं? यह उभारनुमा संरचनाएं इसमें होती है। इन उभारनुमा संरचना को पिरामिड कहते हैं और जो धसी हुई संरचना है वर्टेनी के ववक स्तंभ कहलाते हैं। बाहर वाले भाग इसका कोर्टेक्स कहलाता है, अंदर वाला भाग इसका मेडुला कहलाता है, ये वाला भाग इसका पेल्विक कहलाता है। क्या कहलाता है? पेल्विक। जब ये मूत्रवाहिनियां, हम कहें कि मूत्र जो नलिकाएं होती है, मूत्रवाहिनियां वर्कक के अंदर क्या होती है? बहुत सारी मूत्र नलिकाएं, यानी हम कहें मूत्र नलिकाएं होती है। ये क्या करती है? नेफ्रॉन होती है। ये नेफ्रॉन क्या करते हैं? मूत्र का निर्माण करते हैं और इसके पेल्विक वाले भाग में डालते रहते हैं। फिर यहां पेल्विक वाले भाग से मूत्रवाहिनियां क्या करती है? मूत्र को लेकर मूत्राशय में चली जाती है। तो यानी जो हम कहें कि मूत्र जो नलिका होती है वो मूत्र का जो उत्सर्जन है वो पेल्विक भाग में करती है। अभी हमारे 10th क्लास में इतना कुछ ज्यादा मैटर है नहीं। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मूत्राशय। तो मूत्राशय के बारे में देखते हैं। तो उम्मीद करता हूं मूत्रवाहिनी, वृकक और वृकक की जो संरचना है और अपशिष्ट पदार्थ के बारे में आप जान गए होंगे। अब नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है नंबर 3 पे प्रिय मित्रों, वो है मूत्राशय। मूत्राशय, ध्यान रखें यह मूत्राशय कैसा होता है? तिकोने आकार का, तिकोने आकार का तथा पेशीय संरचना है। कैसी संरचना है? पेशीय संरचना है, संरचना है जो 700 से 800 ml मूत्र को संग्रहित कर सकता है, संग्रहित कर सकता है, सकता है। यानी मूत्राशय का काम होता है मूत्र को संग्रहण करना और यह मूत्र की कैपेसिटी इसकी होती है 700 से 800 ml। फिर हम कह सकते हैं यह मूत्राशय इस प्रकार से है। फिर मूत्राशय पर मूत्र का दबाव पड़ने से, दबाव पड़ने से मूत्र मूत्राशय से बाहर निकलता है, मूत्राशय से
बाहर निकलता है, बाहर निकलता है, जिसे मूत्रण कहते हैं, मूत्रण कहते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना, इसे अंग्रेजी में मिक्ट्यूरिएशन कहा जाता है। मूत्राशय पर जब मूत्र का दबाव पड़ता है तो मूत्राशय से मूत्र बाहर निकलता है, यानी इसे मूत्रण कहा जाता है। फिर लास्ट जो पॉइंट है उत्सर्जन तंत्र का, वो है मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग। मूत्राशय का अंतिम भाग नलिका रूपी संरचना में, नलिका रूपी संरचना का निर्माण करता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं, मूत्र मार्ग कहते हैं। इस मूत्र मार्ग से मूत्र गुजरता है और मूत्र छिद्र के द्वारा बाहर निकल जाता है। फिर हम यहां पे एक टॉपिक लगाएंगे, नर। नर में मूत्र मार्ग मूत्र जनन छिद्र के द्वारा, जनन छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है, बाहर खुलता है, तथा यह मलाशय के आगे स्थित होता है, आगे स्थित होता है। ध्यान रखें प्रिय मित्रों, जब आपको हटके नंबर लाना है, अच्छे नंबर लाना है, तब आपकी कॉपी में कुछ ऐसे फैक्ट भी होने चाहिए जो किताबें के अलावा भी आप पॉइंट के रूप में अच्छे से लिख सकें। नहीं तो लैंग्वेज सभी की सेम होती है, कॉपी चेक करने वाला भी सोचता है सेम मैटर है। आपकी कॉपी जब हटके जाएगी, हल्ला बोलेगी, अर्थात न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेस से आप जुड़े हैं, तो मुझे उम्मीद है आपकी कॉपी अलग से एग्जामिनर को दिखाई देगी। फिर चलिए नेक्स्ट जो लास्ट पॉइंट हम लिखते हैं वो है, मादा में मूत्र मार्ग मूत्र जनन छिद्र के द्वारा ही बाहर खुलता है। फिर मादा यानी स्त्रियों में कह सकते हैं, इसमें मूत्र मार्ग मूत्र जनन छिद्र के द्वारा, जनन छिद्र के द्वारा बाहर खुलता है, बाहर खुलता है, बाहर खुलता है, जो केवल उत्सर्जन का कार्य करता है, केवल उत्सर्जन का कार्य करता है, केवल उत्सर्जन का कार्य करता है। और हम इसमें लिख सकते हैं, यह छिद्र ठीक योनि के ऊपर स्थित होता है, ऊपर स्थित होता है, यानी योनि के ठीक ऊपर स्थित होता है। तो ये मूत्र जनन छिद्र है, वो योनि के ठीक ऊपर स्थित होता है, केवल उत्सर्जन का कार्य करता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था उत्सर्जन के बारे में। कल हम कंसेप्ट पूरा उत्सर्जन तंत्र के बारे में देखेंगे, जिसमें उत्सर्जन की जो हमारे पास में नेफ्रॉन की संरचना बनाएंगे और मूत्रण की क्रियाविधि के बारे में जानेंगे। जय हिंद।